we're going to study the chapter number 17, which is actually the tumors of the middle ear. मिडल ईयर के डिजीज़ हमने देख ली और वी डिस्कस अबाउट इट्स कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे पास होती हैं CSOM की, और इसके बाद हमने कुछ प्रोसीजर्स देखे थे सर्जिकल. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिडल ईयर के जो ट्यूमर्स हो जाते हैं. और क्योंकि हमारा मैस्टर जो होता है वो मिडल ईयर के पीछे ही होता है, तो उसके अंदर भी वो ट्यूमर जा सकता है, इसलिए हम इनको इकट्ठे पढ़ते होते हैं. अब जो हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, मीन दैट कि उस जगह पे ही बने हैं, ठीक है, कान के अंदर ही बने हैं, और वो बिनाइन हो सकते हैं या मेलिग्नेंट हो सकते हैं. बिनाइन में हमारे पास ग्लोमस ट्यूमर होता है, ठीक है, और जो मेलिग्नेंट होता है ना वो कार्सिनोमा या सार्कोमा होता है. और सेकेंडरी ट्यूमर्स क्या होते हैं कि जो बॉडी के दूसरे एरियाज़ में ट्यूमर्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं. फॉर एग्जांपल नेज़ोफेरिंक्स के अंदर था ट्यूमर, वो कान के अंदर आ गया, या एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस में हमारा ट्यूमर था, या पैरोटिड ग्लैंड में कोई ट्यूमर था तो वो हमारे मिडल ईयर में आ गया. दूसरा मेटास्टाइज करके आ सकता है. फॉर एग्जांपल ब्रोंकस का ट्यूमर था, मींस दैट लंग कैंसर था, या ब्रेस्ट कैंसर था, किडनी कैंसर थी, थायराइड कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर था, या GIT का कोई ट्यूमर था जो हमारे कान के अंदर आ गया. तो प्राइमरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं. इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्यूमर है इस चैप्टर का, दैट इज़ द ग्लोमस ट्यूमर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म, ठीक है. सबसे ज़्यादा जो ट्यूमर्स होते हैं मिडल ईयर के वो हमारे पास ग्लोमस ट्यूमर होता है, ठीक हो गया. अब हम देख लेते हैं कि ये ओरिजिन इसका कहाँ से होता है और किस तरह से ये हमारे स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है, हमारे कान के अंदर क्या कर रहा होता है. इसकी ट्यूमर की जो है ना, हमने लोकेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुछ एनाटमी का, ठीक है, जो आपने रिवाइज ही करनी है. कि देखें, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वो हमारे गर्दन के अंदर से आ रही होती है ऊपर, और हमारी जो है जूगुलर वेन होती है जो हमारी गर्दन से कान की तरफ जा रही होती है, ठीक है. और अगर आप देखें तो ये जो हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये देखें आगे की तरफ जा रही है ऐसे, और ये हमारा जो इंटरनल जूगुलर वेन है ये आपको देखें नज़र आ रहा है, यहाँ पे आके ये जूगुलर बल्ब बना रहा है, मतलब कि एक बड़ी सी जो है ये बल्ब सी बना रही है, और पीछे सिग्मोइड साइनस के साथ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है. सो ये कान के अंदर नीचे से एंटर हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है नीचे से एंटर हो रहे हैं ये दोनों हमारी वेजल्स, ठीक है. मींस दैट अगर हम मिडल एयर की बात करें तो ये हमारे मिडल एयर की इंफीरियर बाउंड्री बना रहे होंगे ना ये दोनों वेजल्स. तो हमारी कैसे नज़र आएगी, हम मिडल एयर की अगर हम वॉल्स देखें तो ये हमें कैसे नीचे से गुजरते हुए नज़र आएंगे, ऐसे हमें नज़र आएंगे. ये आपकी मिडल एयर की कैविटी है, इसमें आपको दिखाया हुआ है कि एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, रूफ़ है, ठीक है, मीडियल वॉल है इसकी, और नीचे इसका फ्लोर है. अब हमने यहाँ पे जो डिस्कस करना है दैट इज़ द फ्लोर, ठीक है. फ्लोर में आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो मैंने अभी आपको आगे दिखाया है कि एक हमारी कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, जो इसके यहाँ से गुजर रही है थोड़ा सा नीचे से और थोड़ा सा आगे की तरफ से गुजर रही है, ठीक है. और ये आपका जूगुलर बल्ब है, ठीक है, जूगुलर बल्ब है. और यहाँ पे ये जो आपको येलो कलर की नज़र आ रही है ना, दिस इज़ योर फेशियल नर्व, ठीक है, फेशियल नर्व है ये यहाँ पे आपकी, ठीक हो गया. अब यहाँ पे देखें, ये देखें आपको दोबारा से नीचे से दिखाया हुआ है कि इंटरनल जूगुलर वेन जो है वो आपकी नीचे फ्लोर से गुजर रही है मिडल एयर के, और ये जो आपका है कैरोटिड आर्टरी ये थोड़ी सी नीचे से जो है ना मीडियली और नीचे से गुजर के जा रही है, ठीक है. और ये आपकी फेशियल नर्व अगेन, ठीक हो गया. अब जो हमारा ट्यूमर होता है ना, अब वो उसके ना दो पैथवेज हो सकते हैं, मीन्स दैट ये अगर आप बात करें ना कि ये प्रोमोन्ट्री है, प्रोमोन्ट्री जो है ना ये इसकी मीडियल वॉल है हमारी जो मिडल एयर की है, और आपको पता है वहाँ पे प्रोमोन्ट्री पड़ी होती है, ओवल विंडो, राउंड विंडो वगैरह होती है जिसमें इसने इंटरनल एयर के अंदर जाना होता है. अब प्रोमोन्ट्री जो होती है ना आपकी, उसके अंदर अब जो प्रोमोन्ट्री होती है ना ये एक्चुअली आपकी जो है ना कॉक्लिया की वजह से ना यहाँ पे बल्जिंग से बन जाती है. यहाँ पे जो बात करने वाली है वो ये कि हमारे पास ये आपको प्रोमोन्ट्री के ऊपर कुछ नर्व्स नज़र आ रही हैं, ये जो है ना एक्चुअली आपकी जो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व होती है ना उसकी टिम्पैनिक ब्रांचेस होती हैं जो प्रोमोन्ट्री के ऊपर ऐसे देखिए वेजल्स आपको सॉरी नर्व्स नज़र आ रही हैं, ठीक है. तो ये इसकी मीडियल वॉल हो गई. अब जो हमारा ग्लोमस ट्यूमर होता है ना वो यहाँ पे हो सकता है, मीन्स दैट जूगुलर से हमारे पास राइज कर सकता है, या हमारी प्रोमोन्ट्री से राइज कर सकता है, ठीक है. मीन्स दैट वहाँ से मतलब इनको हम कहते हैं, अगर वो जूगुलर से है तो उसको हम कहते हैं कि ये है ग्लोमस जुगुलारे, ठीक है. और अगर वो हमारी जो है प्रोमोन्ट्री से राइज कर रहा है इट मीन्स दैट दिस इज़ द ग्लोमस, ठीक है, ग्लोमस टिम्पैनिकम, ठीक है. तो ये हो गया. से अब ये देखें, हमने देखा कि ये जो हमारे पास जुगुलर वेन से राइज कर रहा है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कान के अंदर, ये आपको वेन नज़र आ रही है ब्लू कलर की. सो दिस इज़ द ग्लोमस जुगुलारे, ठीक है. अगर यही हमारी प्रोमोन्ट्री के ऊपर हमारा ग्लोमस ट्यूमर राइज कर रहा होगा तो उसको हम कहेंगे ग्लोमस टिम्पैनिकम. ये देखें आपको ग्लोमस ट्यूमर नज़र आ रहा है कैसे हमारी मिडल एयर कैविटी को इसने भरा हुआ है. अब ये नीचे से भी आ सकता है, जुगुलर बल्ब से भी आ सकता है, और दूसरा ये प्रोमोन्ट्री से भी राइज कर सकता है, मीन्स दैट वो जो हमने मीडियल वॉल में देखा था.
अगेन दिस इज़ द वेरी गुड पिक्चर शोइंग यू द प्रोमोंट्री आपको बल्जिंग से नज़र आ रही है और इसके ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सिस है। ग्लॉसोफिंजियल जो हमारी नाइन्थ नर्व होती है ना, उसने यहाँ पे प्लेक्सिस बनाया होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी ट्यूमर राइज कर सकता है, ग्लोमस ट्यूमर। दिस इज़ द पिक्चर अगेन शोइंग यू कि ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, मीन्स दैट ये लैटरल वॉल है और ये हमारी मीडियल वॉल है और मीडियल पर्पल से आपको दिखाई हुई है। इसके ऊपर ये बल्जिंग सी प्रोमोंट्री है और इसके ऊपर ये टिम्पैनिक नर्व के जो प्लेक्सिस बना हुआ है सारा प्रोमोंट्री के ऊपर, तो ये आपको नज़र आ रहा है। दिस इज़ एक्चुअली द ग्लोमस टिम्पैनिकम, मीन्स दैट ये आपके प्रोमोंट्री से राइज कर रहा है ट्यूमर। और ये आपको नज़र आ रहा है ट्यूमर, ये वाला हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे नज़र आ रहा है रेड कलर का। तो ये आपने याद रखना है, ये जो ट्यूमर होता है ना, ये हाईली वास्कुलर होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वास्कुलैरिटी होती है और इतनी वास्कुलैरिटी होती है कि अगर इसको जो है ना छेड़ा जाए ना, इसमें से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। सो रिमेंबर, इट इज़ एक्चुअली द बिनाइन ट्यूमर, नॉन इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर एंड इट इज़ द वेस्कुलर न्यूप्लाज्म, ठीक है। स्लोली ये ग्रो करता है और देखें अगर ये हमारे छोटे से मिडल एयर छोटी सी कैविटी है उसमें अगर ये स्प्रेड कर रहा है तो ये बिनाइन, ठीक है। मोस्टली ये बिनाइन होता है, ठीक है। 4% ये मेलिग्नेंसी शो करता है, अदरवाइज इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो लेकिन देखें अगर मिडल एयर स्ट्रक्चर्स में इस तरह से ग्रो कर रहा होगा तो कितनी ज़्यादा हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, मिडल एयर छोटी सी कैविटी है, इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है इसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है। तो हम देखेंगे क्या होगा। सो ये लोकली इन्वेसिव होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम देख लेते हैं इसकी बुक से अब। बुक में लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन बिनाइन न्यूप्लाज्म है और ये हमारे पास जो है नीचे से राइज करता है डोम ऑफ द बल्बर, जो हमारे पास जुगुलर बल्ब है वहाँ से राइज करता है, यहाँ हमारी प्रोमोंट्री से राइज करता है। प्रोमोंट्री के ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सिस होता है जिसके साथ ये ग्रो कर रहा होता है, ठीक हो गया, जिसको हम जो जैकोब्सन्स नर्व भी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसके कॉजेज़ आ जाती हैं और पैथोलॉजी आ जाती है। तो याद रखना है कि ये मिडल एज में ज़्यादा कॉमन होता है, 40 to 50 ईयर्स में, और फीमेल्स इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये बिनाइन ट्यूमर होता है, नॉन इनकैप्सुलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, स्लोली इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, लेकिन ये लोकली इन्वेसिव होता है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी माइक्रोस्कोपी इन्होंने स्ट्रक्चर बताया हुआ है जो कि आपके पास पैथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इन्होंने बताया हुआ है कि जो ट्यूमर होता है ना, इसके बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो ग्रैनुलर होता है, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जो पैथोलॉजी में आती है वो ये कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड साइनोसाइड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वास्कुलर होता है ना, थिन वॉल ब्लड साइनोसाइड्स होते हैं। इस वजह से अगर इनमें से ये अगर ट्यूमर्स को छेड़ा जाए या हमारे पास जो है क्लीन करने के लिए अपने कान को या किसी भी तरह स्पॉन्टेनियसली ये प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग करता है, ठीक है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास ग्लोमस जुगुलारे होता है जो मैंने आपको बताया, जुगुलर जो हमारे पास बल्ब होता है वहाँ से राइज कर रहा होता है, और ग्लोमस टिम्पैनिकम होता है जो हमारी प्रोमोंट्री से राइज कर रहा होता है, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो आपने जब अपना स्कल देखा था, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो उसमें आपने देखा था ना एक एरिया था जूगुलर फोरामेन उसको हम कहते थे। वो क्या होता था कि उसमें जो हमारी जूगुलर वेन होती है ना, वो एक्चुअली हमारे स्कल के अंदर एंटर हो रही होती है उस जूगुलर फोरामेन से, ठीक है। मीन्स दैट जूगुलर वेन एंटरिंग द स्कल बेस एट द जूगुलर फोरामेन, ठीक है। जब भी जूगुलर वेन ने हमारे स्कल के अंदर एंटर होना होता है ना नेक से, तो वो ये जूगुलर फोरामेन से एंटर हो रहा होता है, ठीक है। और जब ये हमारे पास जूगुलर फोरामेन से एंटर हो रहा होता है तो जूगुलर फोरामेन में सिर्फ ये वाली जो है ना इंटरनल जूगुलर वेन नहीं होती, इसके साथ साथ हमारी कुछ नर्व्स भी ट्रेवल कर रही होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जूगुलर फोरामेन से ट्रेवल कर रही होती हैं? हमारी नाइन्थ नर्व होती है और हमारी जो है वो 12th नर्व होती है, और वेगस नर्व भी होती है, ठीक है। वेगस नर्व जो 10th नर्व है वो भी होती है। So ninth nerve is your glossopharyngeal nerve, 12th nerve is your hypoglossal nerve and 10th nerve is your vagus nerve, ठीक है। तो अब खुद सोचें कि अगर हमारा जो ग्लोमस ट्यूमर है वो जूगुलर बल्ब से अराइज किया, तो उसके दो पैथवेज हो सकते हैं। एक तो वो कान के अंदर जा सकता है, ठीक है, और दूसरा ये कि जैसे आपको जो है ये नज़र आ रहा है कि वो कान के अंदर जा सकता है, और दूसरा ये कि वो हमारी क्रेनियल कैविटी में जूगुलर फोरामेन से गुजरेगा, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास मैस बनाएगा। जब यहाँ पे मैस बनाएगा तो ना सिर्फ हमारे कान के अंदर प्रॉब्लम चलेगी, बल्कि साथ साथ वो जो जूगुलर फोरामेन से गुजर रहा है उसके साथ जो नर्व्स हमारी बेचारी ट्रेवल कर रही थी, 9, 10 और 12 नर्व्स, उसके ऊपर भी कंप्रेशन कॉज करेगा ना, ठीक है, ग्लोमस ट्यूमर। और क्या कर सकता है, और हमारे पास जब ये जूगुलर फोरामेन से अंदर आएगा स्कल के अंदर, तो ये पीछे की तरफ जा सकता है और इधर हमारे पोस्टीरियर जो हमारे पास मिडल क्रेनियल फोसा है उसमें ग्लोमस ट्यूमर चला जाएगा, पीछे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ट्यूमर चला जाएगा, तो फैल सकता है ना वहाँ से।
सो रिमेंबर कि हमारा जो ग्लोमस ट्यूमर होता है, अगर वो हमारे पास वो वाला है ग्लोमस जुगुलारे, तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो हमारे हाइपोटेम्पनम में जा सकता है, मींस दैट हमारे कान के अंदर चला जाएगा, ठीक है, जुगुलर बल्ब के थ्रू। मैंने आपको दिखाया था कि जुगुलर बल्ब बना और वो हमारे मिडल एयर में एंटर हो रहा था। और दूसरा उसका पाथवे ये हो सकता है कि वो जुगुलर फोरामेन में जाए, जुगुलर फोरामेन में जाए, जुगुलर फोरामेन में जो हमारे नर्व्स हैं उनके अंदर जो है कंप्रेशन कॉज करे, 9th एंड 12th स्पेशली, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे उनके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, 9th और 10th जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होंगी उनकी फिर अबनॉर्मलिटी आना शुरू हो जाएगी ना, डिस्फेजिया हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे फेरिंग्स के मसल्स को सप्लाई करे थे, वो सेंसरी हमारी जो है टंग को सप्लाई करे थे। सो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, उनके सॉफ्ट पैलेट की पैरालिसिस हो जाएगी, उनके वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस हो जाएगी, उनके जो ट्रेपीजियस और स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल्स हैं उनकी वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, उनकी हाफ ऑफ टंग जो है वो एट्रोफिक हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि इन नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्लिनिकल फीचर्स मैनिफेस्ट होंगे ट्यूमर की वजह से, ठीक हो गया। और दूसरा हमारा होता है ग्लोमस टिम्पैनिकम। मैंने आपको बताया जो टिम्पैनिकम होता है वो प्रोमोन्ट्री से राइज कर रहा होता है ट्यूमर। और देखें इधर हमारी बेचारी फेशियल नर्व पड़ी हुई है, अगर ये ट्यूमर ऐसे राइज किया हमारी फेशियल नर्व को पैरालाइज कर सकता है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, जो हमारा जो है जुगुलर टिम्पैनिकम, जो हमारा जुगुलर टिम्पैनिकम होता है वो हमारी फेशियल नर्व पैरालिसिस करता है और साथ में ऑरल सिम्टम्स देता है, ठीक है। और जो हमारे पास ग्लोमर जुगुलारे होता है वो हमारे 9th एंड 12th क्रेनियल्स की एबनॉर्मलिटी करता है, वो हमारे हाइपोटेम्पनम में जा सकता है या जुगुलर फोरामेन के थ्रू वहाँ पे जाके क्लिनिकल साइन शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है स्प्रेड कहाँ करेगा, ये तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ स्प्रेड कर सकता है हमारा ट्यूमर मिडल एयर में। और मिडल एयर का कनेक्शन जो है मीडियली हमारे पास कहाँ पे है, लैटरली कहाँ है, इन्फीरियरली किधर है, ऊपर किधर है, सुपीरियरली, अंदर जो है पीछे की तरफ मास्टॉइड है हमारा, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा ना। अगर वो हमारे पास जो है मिडल जो है इधर लैटरली जाएगा तो वहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी, उसको परफोरेट कर सकता है और पॉलिप बना सकता है, एक पॉलिप, ठीक है, पॉलिप बना सकता है। अगर वो हमारे इन अंदर मीडियल साइड पे जाएगा तो लैब्रिन्थ को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। अगर पीछे की तरफ जाएगा तो मास्टॉइड को इन्वॉल्व कर लेगा। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमारे जुगुलर फोरामेन से गुजर के हमारी नर्व पैरालिसिस करवा लेगा। अगर ये यूस्टेशियन ट्यूब के साथ नाक के साथ कनेक्टेड है, नेज़ोफेरिंक्स के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ से ये नेज़ोफेरिंक्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू। और अगर ये हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टीरियर और मिडल क्रेनियल फॉसास में जा सकता है, अगर वो जुगुलर फोरामेन से निकल के उसमें जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये अगर मेटास्टाइज करता है, जो कि 4% केसेस में करता है, तो ये लंग्स एंड बोन्स में करता है लेकिन रेयर होता है, ठीक है, कभी कभार कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और साथ में लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होंगे कि वो हमारे पास कान के सिम्टम्स ही आएंगे ना। अगर वो हमारे कान के अंदर है, ठीक है, इंट्रा टिम्पैनिक है, तो वो क्या करवाएगा, वो हेयरिंग लॉस करवाएगा, क्योंकि वो हमारे मिडल एयर में भरा हुआ है पूरा, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा पेशेंट को और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, उसको टिनाइटस होगा, ठीक है, रिंगिंग सेंसेशंस आ रही होंगी, ठीक है। और जैसे ही हम जो है ना कैरोटिड प्रेशर अप्लाई करते हैं, मतलब कैरोटिड पे अपनी प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये रिंगिंग सेंसेशंस विद टिनाइटस कम हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास राइजिंग सन अपीयरेंस देता है और पल्सेटिंग साइन देता है, ठीक है। मैं इनको अभी बताती हूँ क्या होती हैं ये कान के अंदर, किस तरह से जो है ना ये दोनों आती है, इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर आता है कि अगर ये पॉलिप बनाता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा मोस्टली होता है ना प्रोमोन्ट्री वाला जो होता है ग्लोमस टिम्पैनिकम, ठीक है, जो प्रोमोन्ट्री के अंदर राइज करता है, वो एक्चुअली ना हमारे कान के एक्सटर्नल ईयर की तरफ जाता है और वहाँ पे एक पॉलिप बना देता है। पॉलिप तो आपको पता ही होगा क्या होता है, उसकी जैसे डिजीनेस और वर्टाइगो होता है और फेशियल पैरालिसिस हो सकती है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाके फेशियल नर्व के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा ऑटोरिया होता है, मीन्स दैट कान के अंदर से जो है ना वो आ रही होगी, एयर डिस्चार्ज हो रहा होगा, ठीक है, और हम जब एग्जामिन करेंगे तो हमें ये पॉलिप जो है वो रेड और वास्कुलर सा नज़र आएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा जो कार्सिनोमा होता है ना, जो कैंसरस होता है, उससे हमने कैसे डिस्टिंग्विश करना होता है अपने इस बिनाइन ट्यूमर को। तो वो इस तरह से करना होता है, याद रखना है, जो हमारी कार्सिनोमास होते हैं उसमें कान में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना ईयर एक्ट नहीं होता, लेस कॉमन है, मतलब होता भी नहीं है, होता ही नहीं है मोस्टली को, ठीक है। तो बिनाइन जो हमारा ट्यूमर होता है ग्लोमस ट्यूमर, उसमें कान में दर्द नहीं होती, बाकी सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। क्रेनियल नर्व पाल्सिस मैंने आपको बता दिया कि जो जो नर्व पैरालाइज होगी उनके सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे।
ठीक है। और ऑडिबल ब्रूइट होता है। ऑडिबल ब्रूइट क्या होता है कि जब हम ऐसे लोगों की मास्टोइड के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के जो है वो चेक करते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, तो हमें सिस्टलिक ब्रूइट मतलब फ़ील होती है। हम जब हम मास्टोइड के ऊपर स्टेथ रखी हमने, तो वो जो ऐसे पल्सेट हो रहा होता है ना ट्यूमर, तो उसकी वजह से ना वो एबनॉर्मल पल्सेशंस हम सुनते हैं। ठीक है, तो वो हम मास्टोइड से सुनते हैं सारी। इसके साथ साथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्यूमर्स ना कैटेकोलेमीन्स रिलीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारे वो जो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो सारे साइंस आना शुरू हो जाते हैं। रूल ऑफ 10 इन्होंने बताया हुआ कि 10% जो है वो हमारे फेमिलियल होते हैं, 10% जो है वो मल्टी सेंट्रिक होते हैं, मीन्स दैट एक से ज़्यादा लोकेशन पे हो सकते हैं, 10% हमारे फंक्शनल होते हैं। ठीक है, मीन्स दैट वो सिक्रीट कर रहे होते हैं कैटेकोलर मीन्स। ठीक हो गया। बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो हम बाद में करते हैं नेक्स्ट पार्ट।